आज हम बात करेंगे अवतल गोली अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तनांक जब वस्तु सघन माध्यम में हो। कल जो वस्तु है आभासी प्रतिबिंब बना रहा था, ठीक है, और वस्तु कहाँ था? विरल माध्यम में, हवा में था ना। आज जो बात करेंगे वस्तु को सघन माध्यम में रखेंगे, अपवर्तक जो सतह है वो अवतल ही रहेगा लेकिन वस्तु सघन माध्यम में रहेगी, तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, तो लिखेंगे अवतल गोलीय या अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तनांक, ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो? सघन माध्यम में हो। ठीक है, जब वस्तु सघन माध्यम में हो तो अवतल गोली अपवर्तक सतह का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, इसके लिए देखिए कल जो हम लोग अपवर्तक सतह बनाए थे वो इस तरह का था। सघन माध्यम इधर था, विरल माध्यम इधर था, वस्तु विरल में थी। ठीक है, अब इसी सतह को अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, सतह अब जो है इस तरह का होगा, वही सतह है बस इधर घुमा दिया गया है। ठीक है, यहाँ अभी भी देखिए अवतल अपवर्तक सतह की तरफ क्या है? वायु है। ठीक है, ये जो है इसका ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र है, और ध्रुव वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है O। ठीक है, एक वस्तु O स्थित है। यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के दिशा में जाती है और सीधे पार हो जाती है। दूसरी जो किरण है वो इस अपवर्तक सतह पर बिंदु A पर आपतित होती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर हम एक अभिलंब ऐसे खींच देंगे, यह अभिलंब है। ठीक, अब देखिए जो किरण जा रही है उसको जाने का रास्ता सीधे ऐसे है, लेकिन ऐसे न जा करके अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि विरल माध्यम है। अगर इस रास्ते से इधर आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, अगर इस रास्ते से इधर जा रही है तो अभिलंब से, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये ऐसे जा रही है। ठीक है, अभिलंब से दूर हटी। अब देखना ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये हो गया आपतन कोण I। ठीक, और ये जो कोण बन रहा है ये हो गया अपवर्तन कोण R। ठीक, फिर देखिए इसी किरण को डाट डाट करके ऐसे आप जब पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष पर कहीं आकर के इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, वही वस्तु का इमेज बनेगा आभासी। ठीक है, अब देखिए अगर ये R है तो ये भी क्या बनेगा? R बनेगा। ठीक है, वस्तु से जो किरण जाती है उसे आपतित किरण, और वो मुख्य अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही है? इमेज वाली जो किरण है बीटा और अभिलंब गामा, यहां से हम इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वो होती है u, बाएं तरफ है इसलिए -u,
ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो है भी, बाएं तरफ है इसलिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होती है आर, दाएं तरफ है इसलिए प्लस आर। ठीक है, फिगर बनाने आपको आना चाहिए। बस इतने ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की किरण है अगर कहा गया है कि सघन माध्यम में हो, तो आप सघन माध्यम में जब रखेंगे तो वस्तु प्रकाश की किरण सघन से किधर जाएगी, विरल की ओर, और जब विरल की ओर जाएगी तो ध्यान रखना अभिलंब से दूर हटेगी, और जब अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे अभिलंब से आप क्या करोगे, दूर करोगे, और फिर उसी किरण को पीछे की ओर बढ़ाओगे, तो जहां पर मुख्य एज को काटेगी वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। और कुछ इसमें कोई कलाकारी आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिगर बनता चला जाएगा आपका। बस इतना ध्यान रखें कि आपतित किरण सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है और उसको पीछे की ओर सीधा बढ़ाना है। ठीक है, अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर उसको भी पीछे की ओर क्या करना है, बढ़ाना। ठीक है, रह गई बात वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस साइड होता है जिधर और सतह क्या होता है, झुका होता है। ये सतह इधर झुका है इसलिए वक्रता केंद्र इधर था। कल इसी को ऐसे हम लोग कर दिए थे तो इधर झुका था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम और ये हो गया पहला माध्यम। ठीक है, ठीक है, अब इसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना अवतल अपगोलीय अपवर्तक सतह के मुख्य एज पर एक वस्तु ओ स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब क्या है, आई है। बस इतना लिखना है। उसके बाद पहला स्टेप हमारा ये है, एक त्रिभुज लेंगे, वहां से आई का मान निकालेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, आर का मान निकालेंगे। दूसरा स्टेप स्नेल का नियम होगा, स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, स्नेल के नियम को हल करके हम n1 n2 कोण आई और कोण आर के पद में निकाल लेंगे, फिर अल्फा बीटा का मान निकालेंगे, फिर रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यही आपको करना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। ये त्रिभुज है ओ ए सी, ध्यान दीजिएगा, ओ ए सी। इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण कौन है, आई। तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ओ ए सी से, इस त्रिभुज से कोण आई जो है वो बराबर होगा किसके, अल्फा, कोण अल्फा प्लस कोण गामा के। सही है, देखिए इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण एक। अब दूसरा देखिएगा, अगर यहां पर हम दूसरा त्रिभुज माने कौन, आई ए और सी, ध्यान दीजिएगा, आई ए सी, या आई ए सी हो रहा है ना, कहीं गलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोण कैसे बनेगा, है नहीं बनेगा, अभिलंब तो है ही ना, और गलत हो रहा है। ये तो अपवर्तित किरण है, जाने वाली किरण है ना। अब अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा ये है आर। ठीक है, हम लोग गलत कर दिए, ध्यान रखना इस बात को। जो आपतन कोण है, जो अपवर्तन कोण है, अभिलंब के साथ बनता है। ये जो किरण है वो हमने कहा था कि अगर ये सीधे जाएगी तो इसी रास्ते से जाएगी, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो है आर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ये कोण लें आई ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज आई ए सी से, इस त्रिभुज से कोण आर बराबर होगा किसके, कोण बीटा प्लस कोण गामा। ठीक है,
और ये हो गया समीकरण 2। दो समीकरण मिल गया। ध्यान रखिए, पहले हमने क्या निकाला, आई का मान, दूसरे त्रिभुज की सहायता से हमने आर का मान निकाल लिया। अगला स्टेप किसका है, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल के अगर नियम को हम लिखें तो 1n बराबर क्या होता है, ये होता है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, n2 बाई बराबर साइन आई बटे साइन आर। यहां तक सही है। अगला स्टेप क्या है, अब हम आई आर को क्या करेंगे, छोटा कोण मानेंगे। एक एक चीज बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 5 इस तरह का डेरिवेशन है, तो अगर ये सब चीज ध्यान रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। रह गई बात डायग्राम में, तो डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले आई और आर का मान निकाला, दूसरा में स्नेल का नियम लागू कर दिया, ठीक है। अब आई और आर को हमने छोटा कोण माना। यदि कोण आई और कोण आर क्या है, छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो जो साइन आई है वो लगभग किसके बराबर होगा, तथा जो कोण आर साइन आर है किसके लगभग बराबर होगा, आर के। यहाँ आई और यहाँ तो n2 बाई बराबर अब तिर्यक गुणा, तो n2r इक्वल टू n1 आई। अब आई और आर का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से आई आर का मान रखने पर, यहां रखेंगे तो n2 आई का मान देखिए अल्फा प्लस बराबर n1, ये आर है ना जी, आर है, बीटा प्लस गामा होगा। देखो आई यहाँ है अल्फा प्लस, अब इसका इसमें गुणा और इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, n2 प्लस n2 बराबर n1 प्लस n1। अगला स्टेप क्या होगा, गामा को एक तरफ करेंगे, ठीक है, इसको इधर लाइए, इधर क्या है n2 बीटा सॉरी n2 गामा n2, और ये इधर आएगा तो माइनस n1 बराबर n2 बीटा को उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस n2 बीटा, और इधर पहले से प्लस n1 अल्फा हो गया। यहां से गामा कॉमन करें तो n2 माइनस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n1 अल्फा, और ये समीकरण था, ठीक। अगला स्टेप अब इसके समझिए, अल्फा बीटा गामा का मान निकालेंगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकालने के लिए आप एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और वो समकोण त्रिभुज लेंगे। अगर अल्फा निकालना है तो उसमें अल्फा कोण आना चाहिए, अगर बीटा निकालना है तो उसमें बीटा कोण आना चाहिए, अगर गामा निकालना है तो उस समकोण त्रिभुज में गामा कोण आना चाहिए, तभी निकलेगा। तो देखिए अगर हम OAN की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज मिला, ये कोण 90 अंश, ये कोण कितना है, और ये भी कितना है 90। तो अगर हम ये त्रिभुज लें तो इसमें अल्फा आएगा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAN से tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे, तो लंब क्या है
और आधार क्या होगा, हो जाएगा ए एन बटा, सही है। अब बीटा निकालना है, तो बीटा वाला त्रिभुज लेंगे और वो भी समकोण, तो आई ए एन, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज आई ए एन से, यहाँ tan बीटा बराबर क्या होगा, ए एन लंब बटे आधार, फिर आई एन। अब ऐसा समकोण त्रिभुज लें जिसमें गामा कोण आए, तो देखिए गामा यहाँ है सी ए एन, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए एन से। इस समकोण त्रिभुज में अगर हम tan गामा लिखें, tan गामा बराबर, तो लंब ए एन और आधार सी एन हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अल्फा बीटा गामा को छोटा दिखाएंगे, ठीक है। यदि अल्फा बीटा गामा छोटा कोण है तो tan अल्फा लगभग अल्फा के tan बीटा लगभग बीटा के और tan गामा लगभग गामा के बराबर, ठीक। यानी अब जहां tan अल्फा है वहां लिखोगे अल्फा बराबर ए एन बटा tan बीटा की जगह लिखोगे बीटा ए एन बटा आई एन, और गामा tan गामा की जगह लिखोगे गामा ए एन बटा सी। पहले tan अल्फा tan बीटा tan गामा, फिर अल्फा बीटा गामा को छोटा कोण दर्शा करके उस tan अल्फा tan बीटा को हम tan ए अल्फा बीटा गामा लिखेंगे, ठीक। अगला भी स्टेप समझिएगा। अगला स्टेप ये है कि अगर ए पी के समीप हो तो एन कहाँ जाएगा, पी पर, ठीक है। तो लिखेंगे यदि ए पी के क्या हो, समीप हो, तो एन पी पर होगा, और जब एन पी पर आएगा तो जो जहां जहां एन लिखे हैं वहां वहां क्या लिख देंगे, पी, ठीक है। तो अब जो आपने लिखा है ओ एन वो हो जाएगा ओ, जहां आपने लिखा आई एन वहां हो जाएगा आई, और जहां आपने लिखा है सी एन हो जाएगा। अब ये मान अल्फा बीटा गामा भर दीजिए, तो अल्फा बराबर आएगा ए एन बटा ओ एन हो गया ओ पी, बीटा बराबर ए एन बटा आई एन हो गया आई पी, और ये गामा बराबर हो गया ए एन बटा सी पी। अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। अब ये अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखिए अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में इसको रखिएगा तो देखिए n2 माइनस n1 क्या है, गामा, और गामा का मान है ए एन बटा सी एन, फिर क्या है माइनस n2, ठीक है। बीटा देखिए, अरे यहाँ छूट गया का माइनस, हाँ सी पी है ना, हो गया। देखिए माइनस n2 बीटा, सही है ना। बीटा का मान देखिए ए एन बटा, यहाँ लिखेंगे ए एन बटा आई पी प्लस n1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, अल्फा है ना, देखिए तो ए एन बटा ओपी, ए एन बटा ओपी,
सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, एन कॉमन लेकर एन को काट दीजिए तो बचा गया n2 माइनस n1 बटा Cp बराबर माइनस n2 बटा Ip प्लस n1 बटा OP। ठीक है, अब मान रखें, मान क्या रखना है देखिएगा ध्यान से, मान ये रखना है n2 माइनस n1 बटा Cp, और Cp का मान क्या है, ठीक है। अब देखना Am माइनस n2 बाई Ip, Ip का मान क्या है, तो ये हो गया माइनस प्लस n1 OP माइनस U। ठीक है, अब ध्यान देना, देखना इधर नहीं दिख रहा ना, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। कहीं देखना इधर, हमने कहा आप यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा n2 माइनस n1 बाई r, और वो हो गया n2 बाई v। सही है, और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा n1 बाई u, ये हो गया इक्वेशन। कल भी देखिए इक्वेशन था, ठीक है। अगर यहाँ से n1 को कॉमन किया जाए, n1 को, तो ये क्या हो जाएगा n2 बाई माइनस बाई r। यहाँ भी वही चीज करें, n1 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा n2 बटा बाई माइनस 1 बाई n1 से n1, और इसका मान क्या होगा 1n माइनस बाई, यहाँ भी वही होगा 1n बाई माइनस 1 बाई, हो गया ना, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए।